हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है हिंदी की, है ना। तो हिंदी में आज हम देखेंगे ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्ण क्रम से संबंधित प्रमुख क्वेश्चन के माध्यम से पूरी हिंदी कवर करेंगे। अब आने वाले आपके जो एग्ज़ाम है, जैसे अब फॉर्म फिल होंगे किसका, यूपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस का, है ना। तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। उसके साथ साथ जिसमें जनरल हिंदी है, सबके लिए हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो चलिए देखना ना भूले। और इसी के साथ हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन बी, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में यूपी में पूछा गया है। देखिए, अब डिटेल भी देखेंगे कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। यहाँ पर ध्वनि नहीं दिया गया, वर्ण दिया गया है, तो सही क्या होगा, वर्ण। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। इनमें स्वरों की संख्या 11 होती है तथा मूल व्यंजनों की संख्या 33 दी गई है। 2 अयोगवाह होते हैं, अंक और आहा। 2 द्विगुण होते हैं, डा और ढा, तथा 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है। तो भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं, भाषा की मूल इकाई ध्वनि को कहा जाता है। तो इसलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। डिटेल देखेंगे कि भाषा की मूल इकाई क्या है, ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई पूछी जाए तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य से छोटी इकाई पूछी जाए तो उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई पूछी जाए तो पदबंध कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पूछी जाए तो पद या शब्द बोलते हैं। पद से छोटी इकाई अक्षर कहलाती है और अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अर्थात क्या हुआ कि ध्वनि और वर्ण से मिलकर क्या बनते हैं, अक्षर बनते हैं। अक्षर जब मिले तो पद बनता है, एक शब्द बनता है। शब्द के बाद क्या बनेगा, पदबंध बनता है। पदबंध जब बना तो उससे एक उपवाक्य बनता है। उपवाक्य के आगे क्या होगा, पूरा वाक्य बनेगा, है ना। तो इस तरह इसका क्रम है, उदाहरण भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को हम ध्वनि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को या व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो इसमें सही क्या होगा, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। डिटेल है कि व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 52 है। इसमें स्वरों की संख्या 11 है। मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है, तो सही क्या होगा, ऑप्शन सी, 52 है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। स्वर कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये कितने हो गए, 11 हो गए। इसी तरह व्यंजन में का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, है ना। और पा वर्ग में भी 5 होते हैं। इसके बाद क्या दिया गया है, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से कहलाते हैं, तो या, रा, ला, वा अंत्यस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसके बाद ऊष्म व्यंजन पूछे जाएं तो चारों 3 सा और हा, शा, 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 हा, अर्थात ऊष्म पूछे जाएं तो 4 होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से हैं, 4 हैं, या, रा, ला, वा। और बाकी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग में 5 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके साथ देखिए अभी उसी प्रश्न का है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। छत्री, त्रा, ज्ञ और स्रा। अयोगवाह 2 होते हैं, जो अभी हमने पीछे देखा। तो अर्थात कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसमें राइट है। हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या है, स्वर, और दूसरी क्या है, व्यंजन कहलाती है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को हम स्वर कहते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चारित
होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहे जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक स्वर और एक व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। तो क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 11 बताई गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है कि इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ फिल इन द ब्लैंक दिया गया है, तो सही जवाब होगा स्वर कहते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी बार हमने ये हल किया है ना, तो सही जवाब होगा 11 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन स्वर नहीं है। तो छोटा आ है, ऊ है, ए कौन नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन स्वर नहीं है। देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, तो बा क्या है? इसमें व्यंजन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है पूछा गया है। दीर्घ पूछा गया है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखिए डिटेल देख लेते हैं कि कौन सा ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, कौन दीर्घ स्वर कहलाते हैं, कौन संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखिए दिया गया है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, है ना। अब इनके अंतर्गत देखिए ह्रस्व स्वर कौन कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कौन कहलाते हैं और संयुक्त स्वर कौन कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया और ऋषि। तो 4 कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। इन्हें मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया गया है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा और छोटा आ मिला के क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। आगे छोटी ई और छोटी ई मिला के, है ना, बड़ी ई हो गई। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर बड़ा ऊ हो गया, तो अर्थात मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आगे दिया गया है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। जब 2 असमान स्वर, क्या? जब 2 असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे आ और ई मिले तो क्या हो गया? ए हो गया। आ और ए मिले तो ऐ हो गया। आ और ऊ से ओ हो गया। आ और ओ से मिलकर औ बनता है। तो यह सब क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। देखिए अभी हमने देखा दीर्घ स्वरों को, तो जो 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित होते हैं वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है छोटी ई, तो बताइए इसमें कौन सा दीर्घ स्वर है। सही जवाब होगा बी। छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या होता है? बड़ी ई। और इसमें यही बताया गया है कि जो 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर उसी का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बड़ा आ, छोटा और छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। अब इसमें हमको छाट के बताना है कि कौन सा संयुक्त स्वर है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ए, ऐ, ओ, औ ये 4 संयुक्त स्वर कहलाते हैं।
आगे दिया गया है कि मात्रा के आधार पर, अब मात्रा के आधार पर आ गए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अभी हमने देख लिया कि ह्रस्व और दीर्घ तथा संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या कहलाते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर क्या कहलाते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वर ध्वनि के प्रकार बताइए, स्वर ध्वनि के प्रकार बताना है। तो दीर्घ भी है, प्लुत भी है, ह्रस्व भी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया गया अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर के अंतर्गत आगे के छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर सबसे पहले हमें देखो जैसे याद करना है तो पहले मध्य स्वर का देख लेंगे। मध्य में क्या लिखा है, छोटा आ, है ना। अब हमें किसके जिह्वा के आधार पर करना है, छोटा आ लिखा है ना। अब छोटा आ के नीचे आए तो क्या होता है, देखिए पश्च, छोटा आ बीच में है, इसके छोटा आ के बाद क्या आता है, बड़ा आ, है ना। तो बड़ा आ किस में आ गया, पश्च में आ गया। अब इसके अगर अग्र पूछा जाए, बीच में छोटा है, इसके आगे क्या होगा, तो इसके आगे छोटी ई होगी। तो इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए फिर आगे तो इनको डिटेल में देख लेते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से हैं, 4 हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आता है, मध्य स्वर के अंतर्गत छोटा आ आता है। आगे दिया गया है पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्तापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। अगर इस तरह इनको याद नहीं हो रहा तो देखिए पश्च स्वर में सब इस तरह 3 के आकार के जितने स्वर हैं सब किस में आएंगे, पश्च स्वर में आएंगे। चाहे वो बड़ा आ देखो 3 की तरह लिखा है, छोटा ऊ 3 की तरह लिखा है, बड़ा ऊ 3 की तरह है, ओ, औ। तो जितने इधर के हैं ये सब पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर हमें याद है कि छोटा आ हो गया, बाकी जो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ है तो अग्र स्वर के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है बड़ा ऊ, ऐ। तो सही जवाब यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन बी ऐ, है ना। अब देखिए मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, है ना। मुख द्वार के, तो ये मुहवा के अनुसार पूछे गए हैं, है ना। तो विवृत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ, ये किसके अंतर्गत आ गया, विवृत के अंतर्गत आ गया। फिर पूछा जाए अर्ध विवृत, अर्ध विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, बोलिए अ, है ना, ए, अ और औ। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये अर्ध विवृत के अंतर्गत आते हैं। अर्ध समृत, अब क्या पूछा गया, अर्ध समृत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे हम अर्ध समृत कहते हैं। अब जैसे ए और ओ। अब आगे है समृत स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है वह समृत स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 4 आते हैं। कौन कौन से स्वर हैं, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अतः दिए गए विकल्पों में से ऐ क्या है, अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। आगे देखेंगे, अच्छा इसका डिटेल नीचे दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं। तो निरानुनासिक स्वर कहलाते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर कहलाता है। तो ऊ किस प्रकार का स्वर कहलाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पश्च समृत के अंतर्गत आता है। देखिए डिटेल दिया गया है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ तथा बड़ा ऊ पश्च समृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है वह पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ,
आ, ये समृत। अब आगे देखेंगे कि समृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है। तो समृत स्वर के अंतर्गत क्या आएंगे? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन है कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से अवृतमुखी स्वर कौन कहलाते हैं? तो देखिए इसमें है कुछ गोल होते हैं, ये चीजें हैं। तो ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आवृतमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। तो आवृतमुखी किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उसे हम आवृतमुखी स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, ए। अब वृत्तमुखी पूछे जाएं तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं। जैसे ऊ, देखिए बोलने में मुंह गोल बन रहा है ना, देखिए मेरा मुंह ऊ है ना, ऊ, ऊ, ओ, औ, अतः दिए गए विकल्पों में ई क्या है? अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है जो कंठ से बोले जाते हैं? छोटा ऊ दिया है, छोटा आ है और ई है, बड़ी ई। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छोटा आ। दिए गए वर्णों में आ कंठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं जबकि छोटी ई, बड़ी ई तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ऊ हमारा ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है ना? तो कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बड़ा आ। बोल के देखो कहाँ से बोला जा रहा है, आ अर्थात यह कंठ ध्वनि कहलाएगा। और छोटा ऊ, बड़ा ऊ और तथा पा वर्ग के सब ये ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। पा वर्ग ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आएगा। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? देखिए फिर से आ गया तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऊ है। अब नीचे देख लेते हैं। देखिए कंठ के अंतर्गत छोटा आ, बड़ा आ गया। तालु के कंठ के बाद तालु तो छोटी, बड़ी, मूर्धा, ऋषि। ओष्ठ के अंतर्गत क्या आ गया? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ तालु, आ और ई मिला के ए हुआ ना। आ होता है हमारा कंठ और तालु हो गई ई। तो जब ये दोनों मिले तो क्या हो गए? कंठ तालु में ए और ऐ। अब आगे दिया गया है ओष्ठ, कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाएं मिल के जो शब्द बनेगा वो कंठोष्ठ कहलाएगा। तो ओ और औ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंठ तालव्य कौन सा है जो कंठ और तालु से दोनों से बोले जाएं? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, ए और ऐ। आगे दिया गया है डिटेल में कि कंठ तालव्य वर्ण ए और ऐ हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ है ना, और रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। छोटा आ, बड़ा आ का स्थान कंठ है। आगे दिया गया है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों से है? तो सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, ऐ है। छोटा आ और छोटी ई मिलाकर, छोटा आ और बड़ी ई मिलाकर ऐ होगा। आगे दिया गया है कि ऐ के उच्चारण में फिर खाली स्थान दिया गया है ना, और फिर रिक्त स्थान है की सहायता ली जाती है। तो ऐ के उच्चारण में हम किसका लेते हैं? कंठ और तालु का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यह कंठोष्ठ हैं, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोले जाने वाले। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ और ओष्ठ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आगे दिया गया है छोटी ई, बड़ी ई, चा, छ, जा, झा और य आदि का उच्चारण किससे होता है? तो यह किससे होता है? तालव्य से होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा तालु को स्पर्श करती है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? क्या पूछा गया है? पुल्लिंग नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ई और ई। वर्णमाला का ई और ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है, इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है जैसे स्त्री, नदी और बालिका। आगे दिया गया है किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं दिया गया है? कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में या आज में? तो सही क्या है? ऑप्शन डी, आज में।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो क्रिया में हुआ है, वर्षा में हुआ है या रिपु में। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी वृष्टि में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में आनुनासिकता है। तो किस में है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है संभालना। निम्नलिखित में से संभालना शब्द में आनुनासिकता है। आनुनासिक स्वरों की विशेषता है कि इनके उच्चारण में वायु नाक से कम निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसे व्यंजन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की, देखिए क्या पूछा गया? मूल रूप से बताया गया। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार है। का वर्ग के हो गए चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसके बाद अंतस्थ हो गया या, रालावा और उष्म हो गए श, ख, श, ह। इनके अतिरिक्त वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। आगे दिया गया है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियां हैं का और खा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत के अंतर्गत आता है। तो दंत का पूछा गया है ना। तो पा तो हमारा ओष्ठ से हो गया, माँ हमारा वो भी उसमें ओष्ठ में आ गया, उ भी। तो कौन होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है ला। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा तो ये कंठ के अंतर्गत आएगा। का वर्ग पूरा किसके अंतर्गत आता है? कंठ के अंतर्गत आता है। का, खा, गा, घा, है ना। आगे दिया गया है कि हिंदी की श ध्वनि है मूर्धन्य, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ। तो सही जवाब है तालव्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि तालव्य व्यंजन है कौन कौन से। तो तालव्य चा वर्ग वाले सब तालव्य में आएंगे। चा, छा, जा, झा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो कंठ के बाद कौन सा है? तालु है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि या का उच्चारण स्थान क्या है। तो या क्या आ गया? यस चई इसका सूत्र है। अगर याद करना चाहे ट्रिक समझ लीजिए, यस चई, है ना। तो या किसके अंतर्गत आ गया उच्चारण स्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तालु के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है। क्या पूछा गया है? निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो अभी हमने बताया यस चई। तो या और सीटी वाला शा, इसके बाद चा वर्ग सब तालव्य के अंतर्गत आते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे दिया गया कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन कौन सी हैं। तो चा वर्ग हमारा तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चा, छा, जा और अभी हमने देखा या और शा। तो यस चई। आगे दिया गया है कि शा, देखिए फिर आगे ना सा का उच्चारण स्थान पूछा गया। तो सा किसके अंतर्गत आता है? तालु के अंतर्गत आता है। आगे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं। तो कंठ के बाद किसके अंतर्गत आएंगी? तालव्य के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने पूरे 50 क्वेश्चन हल किए हैं। इसी तरह आगे भी क्लास जारी रहेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।